देखिए सर, इस लेक्चर में हम फिज़िक्स का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इस लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन लगभग आपके हैं 44, 45, 48 तक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट से ही स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसको। ये क्वेश्चन की सीरीज़ फिज़िक्स में भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैथ्स में डाल रखी है क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ऐप में जाके ये जो कोर्स है जहाँ पे मैंने पीडीएफ, आप खुद करने की कोशिश करिएगा। ऐप में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स जो दूरसंचार का मैंने चला रखा है उसके फिजिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे आपको टेस्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, ये आपको मिलेगा लेकिन ऐप में ही, ऐप में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, और साथ में आप गूगल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स भी मैं वहाँ पे चला रहा हूँ, जाके देख सकते हैं आप। देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 0.3 क्या कहना चाह रहा है, ये 0.3 है, 0.3, 0.4 प्लस सी के इज ए यूनिट वेक्टर देन वैल्यू ऑफ सी। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसको तो कोई भी कर लेगा। कैसे कर लेगा, जैसे देखते हैं क्या रहेगा। इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। 0.3 स्क्वायर क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इसका स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, यूनिट वेक्टर है। 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस इन दोनों को 0.9, ये कितना आएगा 0.09। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपका 0.09 और वो आएगी 0.16 ना। तो इसको सॉल्व करोगे आपका 0.25 आएगा ना। तो 1 माइनस 0.25 का मतलब 0.75। तो सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ इतना आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज़ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट, अच्छा व्हाट इज़ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट 3, 1, 4, 14 एंड इतना। वो वेक्टर कौन होगा जो इनको ज्वाइन करेगा। तो सिंपल सी बात है, ज्वाइन करने वाला वेक्टर मतलब उसकी लेंथ पी क्यू निकाल दो आप। पी क्यू कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर क्यू के मतलब क्यू पॉइंट, ये पॉइंट पी ले लो, ये क्यू ले लो। तो आप क्यू माइनस पी करोगे माइनस का 5। तो लेंथ निकालना है ना, पी क्यू निकालना है आपको। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सर, पी क्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ओरिजिन से ना, ओ क्यू निकालना पड़ेगा शायद, फिर ओ पी निकालना पड़ेगा। ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू का मतलब ओरिजिन क्यू माइनस इतना। तो ओ क्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा ना, उस सही तो है ये, माइनस का 2i माइनस का मैं गलत कर रहा था क्या, क्यू ये है माइनस का 2i माइनस का j माइनस का 6k, फिर माइनस, अच्छा माइनस ये आएगा ना 3i प्लस j प्लस 14k ना। तो माइनस 5i होना चाहिए ना, माइनस ये है, माइनस का 5i आएगा, माइनस का 5i। अब ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द वेक्टर जॉइनिंग। अच्छा माइनस का 5i और आपके पास माइनस का 2j और ये कितना आएगा 6, माइनस का 2j माइनस का 20k आएगा ना, ऐसा आएगा। तो ऐसा ऑप्शन तो यही है ना, वेक्टर ये होगा, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। माइनस साइन क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपसे यही तो पूछ रहा था वो। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा था बाय द वे, व्हाट इज़ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा ना। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर किसके इक्वल होगा, यही तो होगा। ठीक तो है ये, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना इसकी, तो यही आएगा फिर। माइनस 5i माइनस 2j प्लस 20k आ रहा है ये, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू अपोजिट हो जाएगी ना।
वैल्यू उसकी अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहोगे साहब ये स्केलर कैसे होगी? इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, तो जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं वो तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक चीज़ और होती है, वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये जो करंट होती है ना वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हुए भी कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? करंट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्स इंक्रीज द मैग्नीट्यूड द रिजल्ट, क्या कह रहा है? इफ़ द एंगल बिटवीन टू फोर्स इंक्रीज, अगर दो फोर्स के बीच का मैग्नीट्यूड को, इफ़ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा कहता है? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? डिक्रीज क्यों होगा उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि वेक्टर, जब आप वेक्टर का एडिशन करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है थीटा बराबर 0 मिलती है, ठीक है। और जब वेक्टर का आप वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है? थीटा बराबर 0 पे मिलती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री पे होती है। 180, ये कहना क्या चाह रहा है? रिजल्टेंट निकालोगे तो अपने आप ही वो क्वांटिटी क्या आ जाएगी? डिक्रीज आ जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम का ही तो आएगा खेल, तो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर देन, ये तो जानते ही आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ऐसा क्यों? क्यों? डायरेक्शन कोसाइन को आपने पढ़ा है, एल बराबर क्या होता है? अगर आप किसी वेक्टर को लेते हैं, चलो मैं पूरा कराता हूँ, ए वेक्टर लेते हैं आप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, तो एल बराबर क्या होता है सर? कॉस ऑफ एल्फा होता है मेरे ख्याल से, एल बराबर कॉस एल्फा। और उसको लिखते कैसे हैं? ए एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार अगला क्या होता है? एम बराबर ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है। तो अब आप देखो इनको सबको जोड़ो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे कितना आएगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी तो वही है, दोनों ए स्क्वायर आए ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप वैसे भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। अब पहली बात तो ये समझिए सर, बी क्रॉस ए कहो या ए क्रॉस बी कहो, ए बी क्रॉस ए क्या होता है? बी और ए के परपेंडिकुलर एक क्वांटिटी होती है, परपेंडिकुलर होती है, बी और ए के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब ये ए बी, वो बी क्रॉस ए क्या होगा? एक वेक्टर होगा बी एंड ए के परपेंडिकुलर, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। अब किसी वेक्टर, इनमें से ए वेक्टर का उसके पर ये जो मिला सी वेक्टर मिला, ये एक परपेंडिकुलर इन दोनों के, इनके परपेंडिकुलर है। अब बी क्रॉस ए मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट आप ए के साथ लोगे या बी के साथ लोगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ही तो आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 वेक्टर आ जाएगी सर। क्या आ जाएगी? 0 वेक्टर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। देखिए ये कहता है ए डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी डायरेक्टेड अलोंग नॉर्थ। बना देते हैं फिर इसको, ये ए की डायरेक्शन है, ए की डायरेक्शन ये है, डाउनवर्ड है। और ये क्या कह रहा है? ए डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्थ, बी डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्थ। बी का डायरेक्शन हम बना देते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है, ये ऐसे बना देते हैं ना, ये नॉर्थ साउथ, आप ये बना दो, इसको नॉर्थ इसको साउथ बना दो। और आपके पास क्योंकि ए वर्टिकली डाउनवर्ड है तो आपको ये पिक्चर अलग से बनानी पड़ेगी ना, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन ए की बना दिया आपने। तो ये ए की डायरेक्शन है,
कहता है ए डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ए है, और बी जो है आपका डायरेक्टेड नॉर्थ कह रहा है, अलोंग द नॉर्थ। अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा सर वो क्या होगा, यही तो होगा, ये होगा ना, वेस्ट की ओर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। वी क्रॉस ए जो हो जाएगा, बी क्रॉस ए, राइट हैंडेड सिस्टम भी तो लगाओगे आप इसमें, बी क्रॉस ए राइट हैंडेड सिस्टम लगाओगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, देखिएगा, ये जरा अच्छा क्वेश्चन है। सेट ऑफ वेक्टर टेकन ऑर्डर दैट क्लोज्ड पॉलीगन, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज्ड पॉलीगन, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, क्लोज्ड पॉलीगन बन गया तो उनका रिजल्टेंट 0 ही आ जाएगा, पॉलीगन क्लोज्ड बन गया ना, ठीक है, तो वो नल वेक्टर बना देगा, क्या बना देगा, नल वेक्टर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा हैव द रिजल्टेंट सी विच मेक एन एंगल बीटा विथ ए, बीटा जो है ए से बनाता है वो, ठीक है, ए और बी थीटा एंगल से आपस में सेपरेट हैं, ए के साथ उनका रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है, सॉरी बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। इफ डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इंटरचेंज, ए और बी की डायरेक्शन इंटरचेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं, देन द रिजल्टेंट विल हैव सेम, डायरेक्शन इंटरचेंज करके भी उसका रिजल्टेंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो सेम एज किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, और डायरेक्शन आप रिजल्टेंट तो ये आएगा ना, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी दे रखा है ना, 2ab, उनके बीच का एंगल क्या था, कॉस थीटा था, तो वो क्या कहता है, रिजल्टेंट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो आपने अपोजिट कर दी ना, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, देखिए, तो ये 10 को पूरा नहीं हुआ था, ये गड़बड़ हो गई थी, देखिए, एनी वेक्टर इन एन आर्बिट्री डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 और 3। 2 और 3 किससे रिप्लेस्ड होता है, कोई भी वेक्टर, जब आप कोई वेक्टर लेते हैं, मान लेते हैं कोई वेक्टर आपने आर ले, उसका रिजल्टेंट की बात कर रहा है ना, वेक्टर आर्बिट्री डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी, ये ऑप्शन क्या दिया है, पैरेलल वेक्टर विच कैन, और नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आर्बिट्री वेक्टर हैव सेम ओरिजिनल वेक्टर, आर्बिट्री वेक्टर होगा वो, ठीक है, ओरिजिनल वेक्टर की तरह ही उसका रिजल्टेंट भी मिलेगा। क्या आपने कहा कि वो आर्बिट्री वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं पहले वेक्टर को ए मान लो, दूसरे वेक्टर को बी मान लो, ए प्लस बी, कंपोनेंट ए और बी हैं इसके, ए और बी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हैं आर्बिट्री वेक्टर में, अगर इसके कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट रिप्लेस्ड बाय 2, 2 या 3, 2 कंपोनेंट हैं, तो उसका इसका मतलब उसका रिजल्टेंट सेम रहेगा, रिजल्टिंग इन आर्बिट्री वेक्टर हैव द ओरिजिनल वेक्टर, आर्बिट्री वेक्टर जो होगा वो आएगा, आर्बिट्री वेक्टर ही होगा, ओरिजिनल वेक्टर की तरह रहेगा, और रिजल्टेंट भी उसका सेम रहेगा, ये आएगा इसका ऑप्शन। अब आइए आप 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी बराबर ए प्लस बी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने एक, सी जो है ए प्लस बी के बराबर है, तो सर ध्यान दीजिएगा, सी का अगर मैं मॉड निकालूंगा ना, सी का मॉड क्या होगा, हमेशा इनइक्वलिटी का यूज़ कर रहा हूँ मैं रियल की, सी का मॉड हमेशा मॉड ए माइनस मॉड बी से बड़ा होगा, और मॉड ए प्लस मॉड बी से जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। सी का इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू बराबर दे रखी है ना, तो अब यहाँ से ऑप्शन देखो, सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, मॉड सी, ये देखो ये कंडीशन आ रही है ना, ए से हमेशा बड़ा होगा ए, मॉड, क्योंकि यहाँ तो ए में कुछ जुड़ गया, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन ए, मॉड ऑफ सी जो होगा हमेशा ए से बड़ा होगा, ठीक है। ये कंडीशन तो नहीं लगा सकते हैं यार, बी भी तो इंक्लूड हो रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इट इज़ पॉसिबल टू हैव मॉड सी लेस देन ए, इस कंडीशन से देखो, मॉड सी लेस देन बी, तो जो 11th क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या आ सकता है, मॉड सी की वैल्यू या तो मॉड ए से छोटी होगी, यहीं से तो ये यही बता रहा देखो, या मॉड बी से छोटी होगी, आप निकाल के देख लो कोई भी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे क्रॉस के बराबर, नहीं सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिस्टम में क्या कहते हैं, जे क्रॉस के बराबर आई होता है, क्लॉकवाइज जब आप मूव करते हो तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर
वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। मान लेते हैं दो आपको फोर्स दे दिए, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज, दो फोर्स का वेक्टर सम, ये मान लिया मैंने ए और बी, वो क्या है, परपेंडिकुलर है उन दोनों के डिफरेंस के। यही कह रहा है शायद, ये पढ़ें दोबारा, ये ऐसा कह रहा है डिफरेंस के, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। परपेंडिकुलर है मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, इसका मतलब यही हुआ। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या कहना चाह रहा है, देन दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा कैसे सर, इक्वल कैसे मैग्नीट्यूड में, इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व जब करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, हाँ, ए बी कॉस थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा मिलेगा ए, और माइनस का बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब ये दोनों वैल्यू जीरो होगी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस आएगा, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास वो दोनों के दोनों ए और बी क्या हों, बराबर होंगे। यहाँ से भी तो यही आया, ए बराबर बी आ गया, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, तो आर इक्वल ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 14 क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में तो एक्चुअली ये होता है सर, तो आपको साफ पता चल गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू डायरेक्शन भी होती है, ईटा कैप होता है, तब सही होता है। ए क्रॉस बी इसका भी बराबर नहीं हो सकता, तो अपने आप ही ये सही हुआ नहीं हुआ। अब आइए आपके पास 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं हम पहले। 15 क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। कौन 4 न्यूटन नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, आउट ऑफ दीज, यही तो कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। रिजल्टेंट जो होगा, दो फोर्सेस अगर आप मान लेते हैं, एक को F1 एक को F2 मान लेते हैं, वो जो होगा किसके बीच में लाई करता है, अभी तो ऊपर पड़ा था F1 माइनस F2, और मान लेते हैं एक को आपने F1 माना एक को आपने F2 माना, तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 माइनस F2, साइन को छोड़ दो आप, उनका रिजल्टेंट जो होगा F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 के बीच में ही तो लाई करेगा, अभी तो ऊपर पड़ा था। तो यहाँ से आप देखो तो कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड कैन नॉट बी 4 न्यूटन, कौन नहीं हो सकता। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो किसके बीच में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो 2, रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 6, और ये आपका 6 बराबर हो सकता है, ठीक है ना, ये तो बराबर हो सकता है। वो कह रहा है बराबर कौन नहीं होगा, तो बराबर ये नहीं होगा सर। ये वाले को देखो तो, इस वाले को निकालोगे तो इनका रिजल्टेंट 10 आएगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 10 आएगा, तो वो 10 नंबर दो कैन नॉट लाई कह रहा है ना, 10 जो है ये भी तो लाई करेगा यार सर। 10 जो है आपका द आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, इन किसका रिजल्टेंट निम्न में से 4 न्यूटन नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें रिजल्टेंट दो फोर्स का तो आपका F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 के बीच में ही लाई करता है, तो इनका रिजल्टेंट किसके बीच में लाई करेगा सर, अच्छा 4 न्यूटन कौन नहीं हो सकता कह रहा है ना वो, तो ठीक तो है। फिर इसका रिजल्टेंट तो आपका किसके बीच में लाई करेगा, 6 और 10 के बीच में लाई करेगा ना, तो 6 और 10 के बीच में लाई करेगा, तो लेकिन वो कैन नॉट बी 4 न्यूटन कह रहा है। 4 न्यूटन किसका नहीं हो सकता, इसी का तो नहीं होगा, ठीक तो है।
वो कह रहा है ना इनमें से किसका रिजल्ट 4 न्यूटन नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमेशा मैं कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट किसके बीच में आएगा, 6 और 10 के बीच में। 6 और 10 के बीच में 4 कहाँ आता है, और अन्य जो है सबका 4 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जरा सा टिपिकल टाइप का है, क्या कहना चाह रहा है इसको देखते हैं, अगर हो जाता है तो कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। क्या कह रहा है, 2 फोर्सेज है मैग्नीट्यूड इन रेशियो 3:5। 2 फोर्स दे रखे हैं, उनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स आपका F2 है। वो किस मैग्नीट्यूड है, 3:5। इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब कहता है एंड एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालते थे आपको पता है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन इज कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन इज 60 डिग्री इफ देयर रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन। बस बन गया क्वेश्चन तो आसानी से। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2, इनके बीच का डायरेक्शन कितनी है कह रहा है, cos 60 आ जाती ना। F1 F2 cos 60 बराबर कितना दे रखा है, 35 का स्क्वायर। ख़त्म कहानी, क्वेश्चन बन गया सर। तो यहाँ से F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 इंटू cos 60 1/2 आता है ना। तो 1/2 से 1/2 कटा तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है शायद ना, 1225। बस एक की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, F1 की वैल्यू यहाँ रखो तो F2 निकल आएगा, और F2 को ऊपर रखोगे तो F1 निकल आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे तो मेरे ख्याल से ये 15 और 25 न्यूटन आएगा। निकाल के चेक कर लेना, मतलब होगा क्वेश्चन इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ वेक्टर P एंड Q एंड R है मैग्नीट्यूड 5, 12 और 5, 12 और क्या है, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है। P का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, Q का मैग्नीट्यूड दे रखा है 12 और R का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 13। ये मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक है सर, अब ये मैग्नीट्यूड दिया है तो क्या निकालो कह रहा है, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल Q एंड R। Q और R के बीच का कोसाइन निकालो कह रहा है। तो कोसाइन कैसे निकालें, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा मतलब Q अपॉन R होगा, कोसाइन तो यही होगा Q अपॉन R, और तो Q अपॉन R तो आपको दिया ही ना मैग्नीट्यूड, Q अपॉन R का मतलब 12/13। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13, थीटा इज इक्वल टू इतना। तो कोसाइन निकालो कह रहा था, तो कोसाइन तो 12/13 आ जाएगा। अगर थीटा कहता है तो कोसाइन इतना हो जाएगा। उसने तो कहा है कोसाइन ऑफ एंगल निकालो कह रहा है ना, तो कोसाइन ऑफ एंगल तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया सर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर 2a एंड रूट 2a एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज रूट 10a, फाइंड द एंगल थीटा। तो ठीक है, तो ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट रूट 10a दे रखा है शायद ना, रूट 10a को रिजल्टेंट लेते हैं, और वो 2 क्या दे रखे हैं वेक्टर बताइए, 2a का स्क्वायर, रिजल्टेंट ऐसे ही तो निकालते थे, 2a का स्क्वायर इंटू रूट 2a का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 2a इंटू रूट 2a इंटू कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। अब क्या कह रहा है, ये पढ़ा तो नहीं हमने, फाइंड थीटा कह रहा है ना, तो ठीक हो गया, थीटा निकालना है। तो यहाँ कितना है, रूट 10a का स्क्वायर आएगा ना, रूट 10a, मैग्नीट्यूड यही होगा, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। जब आप स्क्वायर को खोलोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2a 4 और 4a बाहर लेंगे तो 4a स्क्वायर, हाँ तो ये आएगा कितना सर, 2√2 मिलेगा ना यहाँ से। सॉल्व करना पड़ेगा, ये कैसे आएगा, ये रूट 10a ही दिया ना रिजल्टेंट, और रूट 10a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओहो बड़ी गड़बड़ होगी यार, कहाँ चला गया ये मामला। चलो मिल गया, तो क्या है, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर
प्लस 2a² प्लस 2 2 जा 4√2, 4√2 मतलब 1/2 a, ठीक है। 2 से 2 कटा 2√2 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ से आपका 2 6, तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा ये 6a² ना, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो 6a² प्लस यहाँ से कितना बचेगा ये 2√2, 2√2a इज इक्व टू √10a। ऐसा क्या आ रहा है यार ये 2a², अच्छा मैंने गलत तो नहीं लिखा है, गलत क्यों आ रहा है फिर, ये गलत तो नहीं आना चाहिए था यार, ऐसे तो सिंप्लीफाई होना चाहिए था ये, सिंप्लीफाई होना चाहिए था। कैसे करें इसको, कोशिश करते हैं एक बार और। क्या होता है √10a इज इक्व टू कितना, यहाँ पे 2a दे रखा है, एक 2a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2a इंटू √2a कॉस ऑफ थीटा। अच्छा मैं ये कुछ गड़बड़ कर रहा था शायद। √10a इज इक्व टू a तो बाहर ले लो, a तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 4 + 2 प्लस 1 2 से कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा ही तो निकालना है यार। 2 भी बाहर आ जाएगा ना, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आपका नहीं 2 को बाहर नहीं लिखते हैं, a से a कट जाएगा। √10 इज इक्व टू √ ऑफ 4 + 2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 4 + 2 प्लस 4√2 कॉस थीटा, ऐसा ना 4√2 कॉस तक कैंसिल कर दो। 10 इज इक्व टू कितना आ गया आपके पास 4 2 6 6 प्लस 4√2 कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, ये तो आ रहा है शायद, तो थीटा बराबर 45, ऐसा आएगा सर, थीटा बराबर 45, ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ऐसे बनेगा ये, कुछ गड़बड़ हो गई थी तो गड़बड़ तो सही करनी पड़ेगी फिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सर, क्या कह रहा है ABC आर यूनिट वेक्टर। अब सब के सब यूनिट वेक्टर हैं, मतलब क्या हुआ, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। mod A इज इक्व टू mod B इज इक्व टू mod C इज इक्व टू 1। A + B + C बराबर क्या दिया है आपको, A + B + C बराबर 0। एंगल बिटवीन A एंड B कह रहा है, तो यहाँ से पहले मैं एक काम करता हूँ, C इज इक्व टू A + B लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि A और B के बीच का एंगल निकालना है। तो A और B के बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लें, तो A और B के बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हैं, तो 1 इज इक्व टू कितना आएगा, रिजल्टेंट निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 × कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्व टू कितना आ जाएगा, ये 2 है, 1 + 1 2 हो गया, 2 बाहर ले लेंगे 1/2, तो 1 - 1/2, अरे यार ये स्क्वायर हटाओ ना, कॉस थीटा इज इक्व टू माइनस का आएगा ना, माइनस का 1/2 आएगा ना, ये माइनस का 1/2 ही तो आएगा, या प्लस का आएगा, माइनस का 1/2। तो कॉस थीटा में -1/2 मतलब थीटा इज इक्व टू कितना होता है 120 डिग्री, 120 का मतलब 2π/3। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ से 2π/3 आ जाएगी, थीटा इज़ 2π/3। एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं बस, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे, बहुत बड़ा हो गया ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद करिएगा आप, ठीक है। तो अगर इसका PDF चाहिए आपको तो PDF आप ऐप में जाके
डाउनलोड कर सकते हैं, वो सबके लिए फ्री रहेगा। आप पीडीएफ को शौक से डाउनलोड करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए इनको, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मैसेज कर सकते हैं नीचे, डिस्क्रिप्शन नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर दूंगा उसको, ठीक है सर।